एक बार स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में हमने कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चंस को देखा था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार से हम कोड करते हैं। अब एक नया चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा बोर्ड पर हमने लिखा है, सादृश्यता परीक्षण, या अंग्रेजी में इसको आप कह लीजिए एनालॉजी टेस्ट। सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट। तो ये है क्या, इस चैप्टर में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, फिर एग्जाम्पल के द्वारा हम आगे क्वेश्चन को लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यदि आप नाम से ही देखिए, लिखा हुआ है सादृश्यता परीक्षण, मतलब एक समान का परीक्षण। अब एक समान का परीक्षण का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे सामने एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जिस प्रकार विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से है, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा। अब इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि सादृश्यता परीक्षण है क्या। तो एक समान का परीक्षण, जैसे अब विद्यालय का संबंध यदि विद्यार्थी से है, क्वेश्चन हमसे कहा है कि विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से है, तो इसी प्रकार समान तरीके से इसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा। मतलब जैसे विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से है, उसी प्रकार या उसी तरीके से या उसी समान अस्पताल का संबंध किससे होगा। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं सादृश्यता। एक समान का परीक्षण, जैसे इसका संबंध इससे है उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा। तो ये होता है सादृश्यता परीक्षण। अच्छा, आप थोड़ा सा और यदि समझें तो सादृश्यता परीक्षण में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इस सादृश्यता परीक्षण में एक क्वेश्चंस
समानता पर आता है और दूसरा वर्गीकरण या भिन्नता पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भिन्नता पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम एक एक करके पहले समानता वाला क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में वर्गीकरण पर आधारित या भिन्नता पर आधारित कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो अभी इसके जस्ट पहले हमने एग्जाम्पल के द्वारा क्वेश्चन समझा, वो समानता पर आधारित क्वेश्चंस है कि यदि एक का संबंध दूसरे से है तो उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से कैसे हो सकता है या होगा। यदि थोड़ा सा और हम बात करें तो जो समानता पर आधारित क्वेश्चंस है उसको या तो इस तरीके से जो मैंने अभी लिखा था कि जिस प्रकार विद्यालय का संबंध शिक्षार्थी से है या विद्यार्थी से है, उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा। शब्दों में या तो क्वेश्चंस लिखे जाएं और या तो इसको एक लिखने का तरीका दूसरा भी हो सकता है, जैसे विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से तो अस्पताल का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से भी इस एनालॉजी के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे। हो सकता है कहीं कहीं जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था उस तरीके से भी मिल जाए, लगाने का तरीका वही है। अच्छा, एक चीज और समझिए कि बहुत आसान रीजनिंग है ये। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग के वो बहुत ही आसान है, लेकिन गलत उससे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमारा आपका जो माइंडसेट होता है कि जो आसान है उसको हम बहुत ही लाइटली लेना शुरू कर देते हैं और फिर वो हमारे साथ धोखा कर जाता है। तो बहुत लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आसान से आसान हो या कठिन से कठिन हो, वो बराबर अंक दे करके जाता है। ऐसा नहीं है जिस क्वेश्चंस के लिए हमें ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं, उसके ज़्यादा अंक मिलेंगे अपेक्षा उस क्वेश्चंस के जो देखते ही लग जाते हैं। क्योंकि मार्क्स का जो डिवीज़न है वो इक्वल होता है, इसलिए हमको केयरफुली हर क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। तो अब इस पर यदि बात करें तो अब समझने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको समझा जाए। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसको इसी को लेकर के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर कैसे दिया जाता है। तो अब देखिए, सामान्यतः यदि हम इस पर बात कर ले तो इसका तुरंत उत्तर आप दे सकते हैं कि विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उनकी अज्ञानता को दूर किया जाता है। तो जैसे विद्यालय में विद्यार्थी की अज्ञानता को दूर किया जाता है, वैसे अस्पताल में किसी के रोग को दूर किया जाएगा तो इसका संबंध, अस्पताल का संबंध किससे हो जाएगा, रोगी से हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहां विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से दिया हुआ है। अब यदि देखें यहां, हमें कैसे यह पता चलेगा कि अस्पताल का संबंध रोगी से ही होगा, क्योंकि यदि एक अस्पताल में बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगी। अस्पताल में डॉक्टर भी हो सकता है, अस्पताल में कंपाउंडर भी हो सकता है, अस्पताल में रोगी भी हो सकता है,
अस्पताल में बेड भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे कंटेंट अस्पताल में पाए जाते हैं, रोगी भी होता है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि अस्पताल का संबंध रोगी से ही होगा? इसको समझने की जरूरत है। तो अब इसी को हम सादृश्यता कहते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा समझा जाए। ऐसे ही देखिए, यहां विद्यालय लिखा हुआ है। अब विद्यालय में बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जैसे विद्यालय का संबंध शिक्षक से भी हो सकता है। विद्यालय का संबंध जैसे यहां मैंने लिखा विद्यार्थी से भी है। विद्यालय का संबंध पुस्तकों से भी है। विद्यालय का संबंध यहां ज्ञान से भी है या अज्ञानता से भी है। बहुत सारे विद्यालय का संबंध हो सकता है। तो अब क्वेश्चंस बनाने के दौरान हमें यह ध्यान रखना है कि हमसे समानता दिया किस प्रकार से है, हमारे सामने समानता है किस प्रकार से। अब जैसे देखिए, यदि यहां विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से ना दे करके शिक्षक से दे दिया जाए, तो अब यहां अस्पताल का संबंध किससे हो जाएगा? तो जैसे विद्यालय का संबंध शिक्षक से, तब अस्पताल का संबंध किससे हो जाएगा? डॉक्टर से हो जाएगा। समान संबंध लेना है। यदि विद्यालय का संबंध विद्यार्थी से, तब यहां अस्पताल का संबंध किससे हो जाएगा? रोगी से हो जाएगा। यदि विद्यालय का संबंध पुस्तकों से, अर्थात पुस्तक के द्वारा ही एक सहायक सामग्री हो गई पुस्तक, उसके द्वारा ही हम विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, तो अब अस्पताल का संबंध किससे हो जाएगा? वो सहायक सामग्रियां जिसका प्रयोग करते हुए डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, तब यहाँ अस्पताल का संबंध हो जाएगा जो उसका यंत्र है, जो उसके औजार हैं। अर्थात सामान्य तौर पर हम मान लेते हैं स्टेथोस्कोप से कह सकते हैं। अस्पताल का संबंध कह सकते हैं स्टेथोस्कोप से, ये हो जाएगा। यदि विद्यालय का संबंध अज्ञानता से, अर्थात विद्यालय में शिक्षक किसको दूर करने का प्रयास करता है? तो अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करता है। तो उसी तरीके से अस्पताल में डॉक्टर किसको दूर करने का प्रयास करता है? तब इसका संबंध हो जाएगा रोग से। किसको दूर करता है? रोग को दूर करता है। और यदि विद्यार्थी से है तो रोगी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो समानता आपके सामने दर्शाई गई है, उसी आधार पर आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है कि ये हमें पता होना चाहिए कि समानता किस प्रकार से है, और फिर हम उसी प्रकार उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। थोड़ा सा और आगे यदि हम बात करें, तो यदि समानता या एनालॉजी से क्वेश्चंस किस क्षेत्र से बन सकते हैं, तो इसका क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है। सामान्य अध्ययन से भी हो सकता है, सामान्य अध्ययन के किसी विषय से भी हो सकता है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान से भी हो सकता है, खेल से भी हो सकता है, किसी घटना विशेष से हो सकता है, राजनीति से भी हो सकता है, गणित के सामान्य अंक गणित के सामान्य क्वेश्चन से भी इसका संबंध हो सकता है। क्राइटेरिया इसका बड़ा विस्तृत है।
और उत्तर तभी हम दे पाएंगे जब संबंधों को हम जान पाएंगे कि अर्थात ये संबंध कैसे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे यहां लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, जैसे 11 का संबंध 125 से, अब देखिए मैथ से संबंधित क्वेश्चन आ गया। 11 का संबंध 125 से, तो हमसे कह रहा है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। अब यहां अभी जो हमने देखा था वो एक सामान्य क्वेश्चन था, ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने से संबंधित क्वेश्चन है। अब आप देखिए, तो हमें फिर यही निकालना है कि 11 का संबंध 125 से किस प्रकार है। अच्छा, ये चीज और यहां ध्यान रखने की बात है, तमाम स्टूडेंट्स गलत कर आते हैं और वो क्या कर लेते हैं कि इस 11 का संबंध निकाल देते हैं 7 से और फिर उसी प्रकार 125 का संबंध निकाल देते हैं, वही आंसर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से एनालॉजी के क्वेश्चंस कतई नहीं लगते हैं। जब भी 11 का संबंध ढूंढना है तो 125 से ही ढूंढना होगा, और जैसे इनके बीच रिलेशन है वैसे फिर 7 का संबंध क्या होगा या किससे होगा, इसका आंसर देना है। 11 का संबंध 7 से कतई नहीं होगा, ये ध्यान रखने की चीजें हैं। तो अब ये जिसको हम देखें कि 11 का संबंध 125 से कैसे हो सकता है, तो यदि 11 का स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा 121 और प्लस इसमें 4 ऐड कर दें तो ये हो जा रहा है 125। एक तरीका मिल गया। अब यदि इसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा, तो यहां 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे मैंने 11 का स्क्वायर किया प्लस 4 ऐड किया 125 मिला, ऐसे 7 का स्क्वायर करके प्लस 4 कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 और ये 53 हो गया, 53 हो गया। तो इसका आंसर क्या बन गया, 7 का संबंध किससे हो जाएगा, 53 से हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैथ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। और तरीके से भी क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार 11 का संबंध 125 से होगा उसी प्रकार 7 का संबंध निकालना है। गलत तरीके से यदि आप निकाल देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर पछताना हो जाएगा। अब फील्ड इसका अलग अलग हो सकता है, क्षेत्र जैसे साइंस से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। मान लिया जाए, एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए, जैसे हमसे कहा गया है दूरी का संबंध मीटर से उसी प्रकार द्रव्यमान का संबंध किससे होगा। तो अब फिर वही तरीका है कि दूरी और मीटर में क्या संबंध है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन, दूरी को मापने की एक इकाई है मीटर, अर्थात दूरी को किस में मापा जा सकता है, मीटर में मापा जा सकता है। मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। अर्थात दूरी का संबंध मीटर से है तो दूरी को मापने की इकाई लिखी हुई है। तो अब यदि द्रव्यमान के बारे में बात किया जाए कि द्रव्यमान का संबंध होगा तो द्रव्यमान को मापने की इकाई हम यहां लिख सकते हैं। तो अब यहां हम ग्राम लिख सकते हैं यदि आपके आंसर। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि हमारे चारों ऑप्शंस में है क्या। जैसे मान लिया जाए एक ऑप्शंस में ग्राम दिया है, दूसरे ऑप्शंस में मान लिया जाए
मिलीमीटर दिया हुआ है। तीसरे ऑप्शंस में लीटर दिया हुआ है। चौथे ऑप्शंस में कोई नहीं दिया हुआ है। तो अब द्रव्यमान किसमें मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है। ये आंसर हो गया। तो जैसे एक तरफ समानता दी गई है वैसे दूसरे तरफ हम समानता ढूंढ करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे समानता वाले पूछे जाते हैं, समानता पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। अब जो दूसरा है आपका, जिसको मैंने वर्गीकरण पर आधारित बात किया था, दूसरा क्वेश्चन है वर्गीकरण पर या वर्गीकरण या भिन्नता पर आधारित जो हमने बात किया था, भिन्नता पर आधारित, विभिन्नता या भिन्नता जो भी लिख सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसको भी जरा देखा जाए। एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे लिखा हुआ है निम्न में चार में तीन एक जैसे हैं, जैसे हैं एक भिन्न है, उस भिन्न को छांटिए। ये मान लिया जाए क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उस चार में तीन किसी ना किसी प्रकार से एक जैसे होंगे, एक समूह का निर्माण करेंगे, किसी ना किसी समानता पर आधारित तीन एक ग्रुप में हो जाएंगे, और एक जो होगा वो उस ग्रुप से बाहर का होगा, उस समूह से बाहर का होगा या भिन्न होगा, उसी को आपको छांट करके बताना होगा। तो जब इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं तो वो कहा जाता है भिन्नता पर आधारित। जैसे मान लिया जाए, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे पहला एग्जांपल दिया है दही, दूसरा एग्जांपल दिया है मक्खन, तीसरा एग्जांपल दिया है तेल, और चौथा एग्जांपल दिया हुआ है घी। अब आप देखिएगा तो ये चारों में तीन किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं, चौथा कहीं ना कहीं इसमें से अलग है। तो अब कैसे एक जैसे हैं? जैसे दही, ये दूध से निर्मित प्रोडक्ट है, मक्खन ये भी दूध से निर्मित प्रोडक्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इसे। घी देखिए, ये भी दूध से ही निर्मित प्रोडक्ट है। तेल अलग है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों एक ग्रुप वाले हो गए, एक समान हो गए, एक समूह का निर्माण कर लिए। इसमें से एक जो भिन्न है वो क्या हो गया? तेल हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? यही आंसर हो गया। तो इस टाइप से जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसको हम कहते हैं भिन्नता पर आधारित क्वेश्चंस। एक और एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक ऑप्शन दिया गया 120, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 48, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया
63 और चौथा ऑप्शन दे दिया गया 24। अब आप यहां देखिए, इसमें कहा है कि किसी ना किसी तरीके से एक भिन्न है, उस भिन्न को छांटना है। तो अब आप देखिएगा, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसलिए आपको पूरी तरीके से चौकन्ना रहना है। अब जैसे 120, 48, 63 और 24, तो आप कह सकते हैं कि सम और विषम के आधार पर भी इसमें भिन्नता आप छांट सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें सम और विषम को भी ले सकते हैं। अरे भाई, संख्याओं में हम किस आधार पर हम विषम छांटेंगे, भिन्न छांटेंगे? तो इनको ये देख करके आप कह सकते हैं कि नहीं, 120 सम संख्या लिखी है, 48 सम संख्या लिखी है, 24 सम संख्या लिखी है, 63 जो है ये विषम संख्या लिखी है, इसलिए ये भिन्न हो गया। हो भी सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या यह आपके आंसर में है कि नहीं है, आपके आंसर में ये मिल रहा है कि नहीं रहा है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस पर थोड़ा सा पलड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बोर्ड क्या मान ले, हम जैसे हमने लगा दिया कि सम और विषम को आधार मानते हुए हमने 63 को मान लिया है कि यही विषम है, यही भिन्न है, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोर्ड जो होता है या जो आयोग होता है एग्जाम कंडक्ट करने वाला, उसके जो पैनल होते हैं वो किसी दूसरे आधार पर उसको विषम मान लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अब यहां हमने सम और विषम को मान लिया, हो सकता है कोई और दूसरा तरीका भी हो, देखा जाए। तो अब इसमें मान लिया जाए स्क्वायर वैल्यू को हम ले लेते हैं, तो यदि इसको देखें तो ये क्या लिखा है, 11 का स्क्वायर -1 लिखा है, ऐसा भी हो सकता है। 11 का स्क्वायर 121 -1 120 हो सकता है। ये लिखा है 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1 49 और -1 48 हो गया। अच्छा, यदि इस पर बात किया जाए तो ये क्या लिखा है, 8 का स्क्वायर -1, ये भी लिखा हुआ है, 8 8 64 -1 63 हो गया। यदि इस पर बात किया जाए तो 5 का स्क्वायर -1 लिखा है, 5 25 -1 24 हो गया। अच्छा, तो अब इस आधार पर देखा जाए तो सब एक जैसे लिखे हुए हैं। 11 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर -1 सब जगह लिखा हुआ है, तो इसमें तो भिन्न तो हुआ ही नहीं, इसमें भिन्न तो हो ही नहीं सकता इस आधार पर, लेकिन हो सकता है इसी आधार पर। तो अब देखिए, बहुत ध्यान से आपको देखना है। जैसे ये देखिए, ये जो 120 लिखा है, ये किसी विषम संख्या का स्क्वायर -1 लिखा है, ये भी विषम संख्या का स्क्वायर -1 लिखा है, ये भी विषम संख्या का स्क्वायर -1 लिखा है, ये तीन एक जैसे स्क्वायर -1, ये स्क्वायर -1 है, लेकिन ये सम संख्या का स्क्वायर -1 लिखा है, सम संख्या का स्क्वायर -1 लिखा है। तो देखिए, तो ये है भिन्न कि नहीं है भिन्न। अब इस आधार पर भिन्नता हो सकती है कि बाकी तीनों विषम संख्या का स्क्वायर -1 लिखे हैं, लेकिन ये क्या है, सम संख्या का स्क्वायर -1 लिखा है, इस कारण ये भिन्न है तीनों से। तो ये भी तरीका है एक आंसर देने का, इस आधार पर भी आंसर दिया जा सकता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी दूसरे फील्ड से ले लिया जाए। जैसे मान लिया जाए मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, देश से संबंधित आ सकते हैं, राजधानी से संबंधित आ सकते हैं, खेल और खिलाड़ी से संबंधित आ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए क्रिकेट का संबंध पिच से, तो ऐसे हमसे पूछ लिया जाए टेनिस का संबंध
टेनिस का संबंध। अच्छा, ये तो समानता पर आधारित क्वेश्चन हो गया। वर्गीकरण पर हम बात कर रहे हैं। जैसे वर्गीकरण पर क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे मान लिया जाए हमारे सामने लिखा हुआ है लखनऊ, पहला ऑप्शन, मुंबई दूसरा ऑप्शन, मध्य प्रदेश तीसरा ऑप्शन, और नई दिल्ली ये चौथा ऑप्शन है। अब इसे हमसे कहा गया है, ये देखिए राजधानी पर क्वेश्चंस पूछ लिया गया, हमसे कह दिया गया कि चलिए भिन्नता पर आधारित है क्वेश्चन, चलिए भिन्न बताइए। क्वेश्चन 3 में कौन एक भिन्न है? तो अब यहां देखा जाए किस आधार पर भिन्नता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, लखनऊ किसी राज्य की राजधानी है, मुंबई किसी की राजधानी है, नई दिल्ली किसी की राजधानी है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है वो राजधानी नहीं बल्कि ये क्या है, एक राज्य है। बाकी तीनों राजधानियां लिखी हैं और यह क्या लिखा है, एक राज्य लिखा है। तो इस आधार पर ये आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो राजधानी से भी क्वेश्चन आ सकता है, राजधानी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है हमने लिया था चीन, भारत, अमेरिका और बांग्लादेश। अब हमसे कह दिया गया कि इसमें भिन्न बताइए। तो देखिए देश तो तीनों लिखे हुए हैं, चारों देश लिखे हुए हैं। तो अब जब देश सब लिखे हुए हैं तो भिन्नता किस आधार पर हो सकती है? उनकी अवस्थिति क्या है, अर्थात वो कहाँ स्थित हैं, इस आधार पर हो सकती है। देश की विशेषता क्या है, जैसे विकसित हैं, अल्प विकसित हैं या विकासशील हैं, इस आधार पर भी हो सकती है। कई आधार हो सकता है। तो बहुत पहले जब आपके सामने क्वेश्चंस आए तो बहुत ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश मत करिए, एक सामान्य तौर पर भिन्नता पहले छांटने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे यदि बहुत गहराई पर हम चले जाएंगे फिर वो कंफ्यूजन हम शुरू हो जाएगा और वो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। तो अब चीन, भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, यदि देश से संबंधित कोई भिन्नता आती है तो पहला ये देखिए कि उनकी स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब वो कहाँ स्थित हैं। अब कहाँ स्थित है, अब कहां पर जब बात किया जाएगा तो सभी तो पृथ्वी पर ही हैं। तो कहां का सेंस ये है कि वो किस कॉन्टिनेंट में है, अर्थात ये किस महाद्वीप में है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए, हो सकता है आपका उत्तर मिल जाए। तो अब यदि चीन देखा जाए तो कहां है, एशिया महाद्वीप में है। भारत देखा जाए कहां है, वो भी एशिया महाद्वीप में है। बांग्लादेश देखा जाए तो वो भी एशिया महाद्वीप में है। अब अमेरिका या यूएसए कह लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका कहां है, तो ये उत्तरी अमेरिका, दो महाद्वीप हैं, एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। ये हम यूएसए की बात कर रहे हैं, हम इसको यूएसए की बात कर रहे हैं। तो अब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब आपके सामने देखिए सब कुछ डिसाइड हो गया कि तीन एक जैसे कैसे हैं। ये तीन कहां, एशिया महाद्वीप में स्थित हैं और एक कहां है, उत्तरी अमेरिका में, अर्थात एशिया से बाहर है। इसका मतलब ये भिन्न हो गया।
ये अलग हो गया, ये समूह से बाहर हो गया। तो इस आधार पर भी भिन्नता, देश और राजधानी पर भी भिन्नता हो सकती है। तो ये आपके भिन्नता पर आधारित क्वेश्चंस हो गए। बड़ा एक छोटा सा टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन ऐसा इम्पोर्टेंट यदि देखा जाए, यदि इसकी महत्ता को देखा जाए, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ ना लिया जाए। अच्छा, हमने एग्जाम्पल लिया है बड़े सरल सरल क्वेश्चंस, जिसे आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर ये है क्या और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी तो इस पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो 100-150 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेंगे, और उस सीरीज के तहत उसमें कुछ कठिन क्वेश्चंस भी लेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस इससे कठिन कैसे हो सकता है? कठिन इससे क्वेश्चंस कैसे हो सकता है? तो कठिन तब ये क्वेश्चंस होगा कि कोई शब्द लिखा है और उसका हमें मायने ना पता हो, अर्थ ना पता हो, तब वो क्वेश्चन कठिन हो सकता है। नहीं, यदि उसका अर्थ पता हो तो वो कठिन क्वेश्चंस एनालॉजी के कभी नहीं बनेंगे। कठिनाई तभी सामने आएगी जब क्वेश्चंस में जो शब्द लिखे हैं उसका अर्थ ना पता हो। ठीक है ना? तो हम ऐसे भी क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे उस प्रैक्टिस सेट में, जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, कि ऐसे भी क्वेश्चंस जो सामान्य तौर पर उसके अर्थ आप लोगों को ना पता हो और एग्जाम में पूछे गए हों। तो ये एनालॉजी का एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद में अगले लेक्चर में हम किसी एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।